गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का चैप्टर स्थानीय स्वशासन जो है वो स्टार्ट हो गया था, जिसमें मैंने आप लोगों को स्थानीय स्वशासन का अर्थ जो है उसके बारे में जानकारी दे दी थी और उसके विकास के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया था। देखो, मेन चीज़ मैं आपको इसमें दोबारा से एक बार बता देती हूँ कि स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं उनको दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक है ग्रामीण और एक है नगरीय। जो ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाएं आती हैं उसके अंदर सबसे ऊपर जो है वो है जिला परिषद, उसके नीचे है पंचायत समिति और उसके नीचे आती है ग्राम पंचायत। ठीक है। और जो नगरीय क्षेत्र के अंदर आती हैं वो आती हैं नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। वैसे तो जो मेन है वो समितियां यही हैं। नगरी की जो त्रिस्तरीय ढांचा हमारे यहाँ पर अपनाया हुआ है उसके अंदर ग्रामीण के अंदर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, और नगरीय के अंदर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका है। इसके अलावा जो आती हैं वो आती हैं अधिसूचित क्षेत्र समितियां, ये नगरीय के अंदर ही है। छावनी बोर्ड, नगर सुधार न्यास, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, बुक में शायद ये है नहीं। और इसके अलावा पोर्ट ट्रस्ट, ये जो समितियां हैं ये नगरीय समितियों के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो नाम है इनके, ये दोनों आप ग्रामीण और नगरीय के, ये नगरीय के अंदर है सारी, तो ये जो आप है नाम इनके नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद में जो आपका टॉपिक आता है वो आता है स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। देखो, स्वतंत्रता के बाद में संविधान में ग्रामीण व नगरीय स्थानीय शासन की जो संस्थाएं थी उनको मजबूती प्रदान करने के लिए और उनमें एकरूपता लाने के लिए हमारे संविधान के अंदर 73 और 74वां संविधान संशोधन किया गया है। और इस संशोधन के माध्यम से इन संस्थाओं के अंतर्गत जनता की जो है भागीदारी जो है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। और इसका जो सबसे फर्स्ट प्रयास है वो आपको ध्यान रखना है, 1952 के अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से जनता की भागीदारी का सबसे पहला प्रयास जो था वो इसके अंतर्गत किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1952 के अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये कब हुआ था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। और इसके बाद ग्रामीण इलाके जो थे उनकी सिफारिश की गई, जिसमें कुछ प्रदेश जो थे जैसे कि गुजरात है या महाराष्ट्र है, उसके द्वारा 1960 के अंदर इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था उसको अपनाया गया। और इन प्रदेशों में स्थानीय निकायों का जो निर्माण होता है वो निर्वाचित लोग जो है उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन अनेक राज्य जो हैं वो अभी भी ऐसे हैं जहां पर की जो स्थानीय शासन की जो ये संस्थाएं हैं उनको इतनी शक्तियां नहीं प्राप्त हैं जितनी की होनी चाहिए थी। और अगर अपन वित्त की बात करते हैं तो वित्त की ज़रूरतें जो है उनको पूरा करने के लिए इनको अभी भी केंद्र सरकार जो है उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। कई प्रदेश जो है वो ऐसे हैं जहाँ पर कि ये जो स्थानीय निकाय हैं इनका जो चुनाव है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अस्थिरता की स्थिति रहती है। मतलब कि कभी तो चुनाव हो जाते हैं और कभी नहीं होते हैं। और कई बार जो चुनाव हुए हैं वो अप्रत्यक्ष तरीके से भी हुए हैं। तो ये सारी मतलब कि एकरूपता नहीं थी, ना तो चुनावों के अंदर एकरूपता, ना अनुदान के मामले में एकरूपता। तो इसी के परिणाम स्वरूप सन 1987 के बाद में ये जो संस्थाएं हैं इनका पुनः अवलोकन किया गया 87 के बाद। और 89 में जो पीके थुंगन समिति है, नाम आप याद रखेंगे, पीके थुंगन समिति, इन्होंने स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी और ये कहा था कि समय पर इनके चुनाव करवाए जाएं। इनकी कार्यसूची जो है वो पूरी तय की जाए कि भाई कौन सी संस्था को कौन सा कार्य करना है। और ये जो संस्थाएं हैं इनको धन प्रदान करने के लिए भी
संविधान के अंदर संशोधन करने की सिफारिश की गई थी। मतलब ये कहा गया था कि धन से संबंधित चीज़ें जो है वो इन संस्थाओं के खुद के पास में भी रहनी चाहिए, केंद्र पर जो इनकी निर्भरता है उसको कम किया जाना चाहिए। तो इसीलिए 73 और 74वां संविधान संशोधन हुआ है। इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे, बट अभी आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है। और जो 74वां संविधान संशोधन है उसके तहत जो नगरीय संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है 73 और 74 में, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।